हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। पहली बार जून में, दूसरी बार दिसंबर में। तो जून में एनटीए नेट की जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि डिस्कस करेंगे हम आपसे इस वीडियो में। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अहम ये है कि इस बार इस परीक्षा में कुछ अहम बदलाव भी आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हो रहा है कि इस परीक्षा के बगैर आप अगर पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप नहीं ले सकते हैं। पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय पीएचडी करवाते हैं, तो पीएचडी के लिए अब जो पीएचडी की परीक्षाएं वो आयोजित करवाते थे, अब वो परीक्षाएं बंद हो रही हैं। उसकी जगह पर जो स्कोर आप प्राप्त करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, उसी स्कोर को प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर लिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर वेटेज तय कर दिया गया है, यानी कि एनटीए में आपका जो वेटेज होगा वो अलग रहेगा। साथ ही साथ जो संबंधित संस्थान हैं वे अपना एक वाइबा यानी कि आपका एक इंटरव्यू जैसा कोई कोर्स रखेंगे और उसमें से भी 30% का वेटेज वो आपको देंगे। तो इस प्रकार से ये परीक्षा काफ़ी अहम हो जाती है और निश्चित रूप से हर साल की अपेक्षा इस साल जून 2024 यूजीसी एनटीए नेट की जो परीक्षा होने जा रही है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो शुरू हो चुकी है। और 11 मई से लेकर 12 मई तक आप लेटेस्ट अपनी जो फीस है उसको जमा कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, 16 जून को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। अगर कोई त्रुटि फॉर्म भरते समय आपसे हो जाती है तो 13 मई से लेकर 15 मई के बीच में आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। अभी कई सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई हैं। एप्लीकेशन फ़ीस तय हो चुकी है। अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1150 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। वहीं पर जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल की फ़ीस होगी मात्र 600 रुपये। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर को मात्र 325 रुपये की फ़ीस देनी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है और पूरा नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, लगभग 54 पेज का है, लेकिन सारे पेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर एक संदेश नामक ऐप होता है जो कि बिल्कुल जो है आपके व्हाट्सएप की तरह होता है। इसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और जो मोबाइल नंबर आप इसमें डाल के साइनअप करेंगे, अगर वही मोबाइल नंबर आप एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा में भी डालते हैं तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि एनटीए इज फैसिलिटेटिंग ऑल कैंडिडेट्स विद ए एडिशनल प्लेटफॉर्म ऑफ उमंग एंड डिजी लॉकर। तो अगर आप उमंग या डिजी लॉकर में भी लॉगिन करते हैं तो कुछ जानकारियां आपको इन दोनों ऐप पर भी मिलती रहेंगी। हालांकि ऑनलाइन लॉगिन करके भी आप सारी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए कि एसएमएस के तौर पर आपको जानकारी मिलती रहे तो आपको ये सारे प्लेटफॉर्म यूज करने पड़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, बताना चाहेंगे आपको कि इस बार की जो परीक्षा हो रही है वो कुल मिला के 3 कैटेगरी में होगी। तो पहली कैटेगरी क्या रहेगी फ्रेंड्स? तो पहली कैटेगरी है जेआरएफ वाली। इसमें क्या होगा कि अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप जेआरएफ लेकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप जेआरएफ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन भी आपको मिलेगा। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी 2 के बारे में, तो कैटेगरी 2 के अंतर्गत आप अगर इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो केवल आप अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी के लिए आप एलिजिबल होंगे, यानी कि जेआरएफ तब आपको नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन आपका होगा। और अगर कैटेगरी 3 के अंतर्गत आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो केवल आप पीएचडी में एडमिशन के लिए ही पात्र माने जाएंगे। तो ये कुछ बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको यहाँ पर एनरोल करने से पहले अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, इसके अलावा यूजीसी नेट अंडर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 कैन बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं
तो आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए ये जो स्कोर उनका होगा वो पीएचडी में एडमिशन के लिए भी कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी अंक आप इस परीक्षा में प्राप्त करेंगे उसका 70% पीएचडी के एडमिशन में, प्लस संबंधित संस्थान जहां से आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर जो वाइवा या इंटरव्यू होगा उसका 30% ऐड करके पीएचडी की फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। तो ये बात भी आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पीएचडी के लिए कितने अंक पर आपका एडमिशन होगा ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है। हाँ, इसका जो डिसीजन होगा वो रिजल्ट कमेटी तय करेगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम के बारे में। ये परीक्षा जो होगी वो ओएमआर बेस्ड रहेगी, एक ही दिन में परीक्षा हो जाएगी। और ये परीक्षा मैंने आपको बताया कि 16 जून को ये परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है पेन पेपर मोड में। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। आपकी जो परीक्षा होगी फ्रेंड्स उसके लिए आपको कुल समय मिलेगा 3 घंटे का, और ये 3 घंटे लगातार रहेंगे, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। पहला पेपर जो होगा ये 100 अंक का होगा और इसमें कुल मिला के 50 प्रश्न होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न कितने होंगे? 50 होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा और इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 11 चैप्टर होते हैं। ठीक है, 11 चैप्टर से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरा प्रयास है कि ये जो 11 चैप्टर हैं इनके लिए एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दूं ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना आने पाए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो पहला पेपर है ये बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को पढ़ा दिया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, लिखिएगा यस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द क्वेश्चन इन पेपर 1 इसमें क्या रहेगा, ये सबके लिए होता है, कॉमन होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोनों ही पेपर का जो स्कोर आप अर्न करेंगे उनको ऐड करके ही फाइनल मेरिट जो होती है बनाई जाती है। तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल एंड पेपर 2, ये जो पेपर 2 होगा जिसमें कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों की परीक्षा होगी। टोटल 300 अंकों की परीक्षा होती है। पेपर 1 और पेपर 2 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल जो है 300 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। तो पेपर 2 क्या होगा, ये आपके विषय से संबंधित रहेगा और इसमें से आपके विषय से ही 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लगातार 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। कुल मिला के 83 सब्जेक्ट हैं जहां से आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दे दी गई है, तो आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा फ्रेंड्स वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। अगर आप उर्दू से शामिल हो रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर फिर तो हिंदी में नहीं होगा, ये आपकी भाषा में ही रहेगा। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। अगर हिंदी या अन्य भाषा में कोई ग्लिच फंसता है तो जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वही सही माना जाएगा। मार्किंग स्कीम मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर एक प्रश्न आप लोग सही करते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 2 अंक, और अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो कोई भी अंक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा एक बड़ी बात और भी है कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़ना मत, इसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है और आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है और क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो आपको 0 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उसे अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन गलत है, आयोग उसे रिमूव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 अंक आपके बढ़ जाएंगे। यानी कि प्रश्नों को छोड़ने में कोई भी समझदारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर प्रश्न अटेम्प्ट करने मतलब कीजिएगा तब आपको फ़ायदा मिलेगा। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल में EWS भी हैं तब भी, तो ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे उनका पीजी में यानी कि MA है, MSc है, MCOM है, जो भी है, तो पीजी में उनका 55% मार्क होना चाहिए। कितना? 55%, मतलब ये राउंड ऑफ नहीं, 55 प्लस ही होना चाहिए या एग्जैक्टली 55 होना चाहिए, लेकिन इससे कम तो 1 अंक भी नहीं चलेगा। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में 55% अंक प्राप्त किए हैं, आप जनरल कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व में हैं या फिर जनरल EWS में हैं, तब आपके लिए पीजी में 55% अंक होने चाहिए। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, SC हैं, ST हैं
या फिर PWD कैंडिडेट हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं, तो इनके लिए यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें 5% की छूट है, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी 50% अंक के साथ अगर अपनी PG को क्वालिफाई किए हैं तो वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, जो लोग अपियरिंग हैं वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अपियरिंग के जो अभ्यर्थी हैं उनका जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर नियमानुसार उनके परसेंटेज मेंशन होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप जनरल कैंडिडेट हैं और आप फाइनल ईयर में हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, आप क्वालिफाई भी हो सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और जब रिजल्ट आता है तो वो 54% आता है, तब आपका ये नेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो अपियरिंग तो अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, पास फेल ये आपके स्कोर पर डिपेंड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एडमिशन टू PhD ओनली के लिए। तो यहाँ पर भी वही शर्त है। देखो यहाँ पर एक ड्यूरेशन भी तय किया गया है कि PhD में एडमिशन कब तक होगा। तो जिस दिन नेट का आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से लेकर 1 साल तक ये स्कोर कार्ड PhD में एडमिशन के लिए वैलिड रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये लाइफ टाइम वैलिड नहीं है, ये स्कोर कार्ड PhD में एडमिशन के लिए मात्र 1 साल तक ही वैध रहेगा। इसके बाद आपको दोबारा से परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि आप केवल उसी विषय से इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर PG लेवल पर आपने पढ़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात की द एलिजिबिलिटी इन नेट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन बोथ द पेपर्स, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंकों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। तो दोनों ही पेपर आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको कहेंगे एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। तो उम्र सीमा कितनी रहेगी और रिलैक्सेशन कितना मिलता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तब आप 30 साल की उम्र तक JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितने साल तक? 30 साल की उम्र तक JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त केवल जनरल मेल के लिए है। किसके लिए? जनरल मेल के लिए है। अगर आप जनरल फीमेल हैं या आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है तो वो यहाँ पर 35 साल की उम्र तक JRF के लिए एलिजिबल मानी जाएगी। प्लस फ्रेंड्स, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि अगर आप OBC NCL में आते हैं, SC हैं, ST हैं, या फिर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, थर्ड जेंडर में आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको उम्र में JRF के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि तब आप JRF के लिए आवेदन कर सकते हैं। कब तक? 35 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग LLM किए हुए हैं उनको 3 साल की भी छूट मिल रही है। जो आर्मी पर्सन हैं उनको भी 5 साल की छूट मिल रही है। तो आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। बस इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल मेल हैं तो 30 साल तक, बाकी जनरल फीमेल प्लस SC ST OBC दिव्यांग थर्ड जेंडर सभी को 35 साल तक यहाँ पर JRF के लिए अनुमन्य किया गया है। ठीक है। हाँ, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर केवल बनना चाहते हैं तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप बिना किसी उम्र सीमा के बंधन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और एडमिशन टू PhD के लिए भी कोई भी ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो चाहे जितनी आपकी उम्र हो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एज लिमिट केवल यहाँ पर JRF के लिए है, उसमें भी जो शर्त है मैंने आपको क्लियर कर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर तय नहीं की गई है। बाकी जो रिजर्वेशन आपको मिलेगा तो वो तो भारत सरकार के नियमानुसार ही आपको दिया जाएगा। तो इतनी बातें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है और इसमें हर बात को पॉइंट टू पॉइंट एकदम जो है क्लियर किया गया है, लेकिन सारी चीज़ें पढ़नी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ही जनरल वे में यहाँ पर लिखी गई हैं। इतना ज़रूर है कि आपकी जो परीक्षा हो रही है, अगर आप जो है परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, जो कि परीक्षा कब हो रही है? 16 जून को हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सारे सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए हैं और इसके बाद सर्टिफिकेट के साथ साथ जो प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए दिया गया है कि कितने चार्जेस वगैरह कटेंगे, ये सब आप देख सकते हैं।
साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स, वो भी सब यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर दे सकते हैं, सब्जेक्ट दे सकते हैं और उसका कोड यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म भरते समय इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और जो आपकी परीक्षाएं होंगी उसके लिए भी पूरा जो है यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उसकी पूरी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सारी बातें बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स री इवेल्युएशन या री चेकिंग का कोई भी मतलब प्रावधान नहीं है। तो नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि परीक्षा जो होगी वो आपकी 16 जून को होगी और सिलेबस कोई बहुत कम नहीं है। आपके पास जो टाइम है बहुत ही लिमिटेड है। एक निश्चित समय सीमा बना के आपको जो है अपनी स्टडी करनी पड़ेगी और बहुत डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो पेपर 1 और पेपर 2 है दोनों पर आपको समान फोकस बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ही जो स्कोर हैं वो आपस में ऐड होते हैं, तब जाके आपकी जो मेरिट होती है वो निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएँ पेपर 1 के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय सादर आमंत्रित है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा प्लीज़। थैंक यू।